बात करेंगे पादप जल संबंध के बारे में। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड तथा लैब असिस्टेंट दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं बायो के, उन सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स और उनकी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से समझाया गया है कि कैसे कैसे प्रश्न सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर बनते हैं। इन नोट्स में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे, इनको आप बार बार रिपीट करते रहे, पढ़ते रहे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं पादप जल संबंध के बारे में। वायुमंडल तथा पादपों के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ये सवाल पूछा हुआ है कि पादपों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पादपों और वायुमंडल के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। फिर बात करते हैं परासरण। परासरण में जो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसको बोला जाता है परासरण। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण में क्या होता है कि जो जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन के अंदर रखा जाता है, कोशिका को अल्प परासरी विलयन के अंदर रखा जाता है तो जो जल के अणु है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कोशिका फूल जाती है और वो स्फीति हो जाती है, फूल जाती है, स्फीति हो जाती है। तथा बहिःपरासरण में कोशिका को अति परासरी विलयन के अंदर रखा जाता है। अति परासरी विलयन का मतलब जिसके अंदर विलायक के अणु जो है वो कम मात्रा में, विलायक के अणु जो है वो ज़्यादा मात्रा में कम मात्रा में होते हैं तथा विलेय के अणु जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी पानी की मात्रा इस विलयन के अंदर कम होती है। तो जो पानी है वो कोशिका से बाहर निकलता है और उस विलयन के अंदर जाता है, कोशिका के बाहर निकलता है पानी, जिसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है, जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। क्या हो जाता है? जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। मूल रोमों द्वारा जल का जो अवशोषण है और पादपों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना, ये दोनों ही घटनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? परासरण से जुड़ी हुई। दोनों में ही कौन जिम्मेदार होता है? परासरण। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा? परासरण के द्वारा। और जल का कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना परासरण के द्वारा होता है। कोशिका की स्फीति अवस्था जो है वो परासरण पर निर्भर करती है। स्फीति अवस्था जो है, फूली हुई अवस्था जो है वो परासरण पर निर्भर करती है। जल का पादप के विभिन्न भागों तक वितरण होना, पादप के अंदर जल का विभिन्न भागों तक वितरण जो होना है वो भी परासरण के ऊपर निर्भर करता है। जीव द्रव्य कुंचन जो है वो रोहियो डिस्कलर पादप के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जो दाब हैं वो क्या करते हैं? जल को आगे या पीछे ले जाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो कौन कौन से दाब है? जिसमें पहला आता है परासरण दाब। परासरण का दाब का मतलब होता है वह दाब जो शुद्ध विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी तरफ जाने से रोकता है। तो शुद्ध विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जाते हैं, तो दूसरे भाग की तरफ जो छोटे छोटे जो विलेय के कण होते हैं वो विलेय के कण क्या करते हैं? एक दाब लगाते हैं ताकि वो जल के अणु जो है, विलायक के जो अणु है वो दूसरी तरफ न आ पाए। तो उनके द्वारा जो लगने वाला जो दाब है उस दाब को परासरण दाब कहा जाता है। तो परासरण दाब जो है वो विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितने ज़्यादा विलेय के अणु दूसरी साइड होंगे उतना ही ज़्यादा वे लोग दाब लगाएंगे, जिसकी वजह से विलायक के अणु दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। दूसरा है स्फीति दाब। स्फीति दाब में क्या होता है? जब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है, तो कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है तो वो पानी क्या करता है? कोशिका के भित्ति के ऊपर, कोशिका की भित्ति के ऊपर क्या लगाता है? एक दाब लगाता है। अंदर से बाहर की तरफ क्या लगाता है? एक दाब लगाता है। उस दाब को क्या कहा जाता है? स्फीति दाब कहा जाता है। तथा वो भित्ति जो होती है कोशिका की भित्ति, वो कोशिका भित्ति वापस से क्या करती है? विलायक के अणुओं पर अंदर की ओर दाब डालती है, उस दाब को भित्ति दाब कहा जाता है। तो पहला आता है स्फीति दाब। कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा तो वो पानी कोशिका को बाहर की ओर धकेलेगा, उस दाब को बोलते हैं स्फीति दाब। और वो भित्ति जो है उस पानी पर वापस से क्या लगाएगी? अंदर की ओर दाब लगाएगी, उस दाब को भित्ति दाब कहा जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के दाब हो गए। सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो स्फीति दाब के कारण के प्रभाव तनाव में आ जाती है। स्फीति दाब के कारण क्या जाती है? तनाव में आ जाती है। तो कोशिका जो भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति किस दाब के कारण तनाव में आ जाती है? स्फीति दाब के कारण तनाव में आ जाती है। कोशिका भित्ति जो है उसके द्वारा बाहर से अंदर की ओर स्फीति दाब के बराबर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या कहा जाता है? भित्ति दाब कहा जाता है, बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला दाब। फिर बात करते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता का मतलब होता है विलयन की विलायक के कणों को अवशोषित करने की क्षमता। विलयन जो है वो विलायक के कणों को क्या कर सकता है? कितना अवशोषित कर सकता है? उस क्षमता को क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल का जो विसरण दाब होता है वो अधिकतम होता है। शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। लेकिन जब उस शुद्ध जल के अंदर कुछ विलेय के अणु मिलाए जाते हैं, कुछ विलेय के अणु क्या किए जाते हैं? मिलाए जाते हैं, तो विसरण दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और विसरण दाब कम होता है और विलेय के अणु बढ़ने पर, विलेय के अणु जब जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे परासरण दाब का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आपने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जब जो परासरण दाब है वो विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो विलेय के अणु जैसे जैसे बढ़ेंगे परासरण दाब बढ़ता जाएगा और विसरण दाब जो है वो घटता जाएगा। तो विसरण दाब में ये जो कमी है उस कमी को क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता। इस विसरण दाब न्यूनता को ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी। डीपीडी मतलब विसरण दाब न्यूनता, ओपी का मतलब परासरण दाब और टीपी का मतलब टारगेट प्रेशर या भित्ति दाब, स्फीति दाब। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब बात करते हैं सलत अवस्था के अंदर, एकदम ढीली ढाली अवस्था के अंदर, कोशिका ढीली ढाली अवस्था के अंदर जिसमें भित्ति दाब जो है क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि स्फीति, जब कोशिका स्फीति होती है, टाइट होती है, तो उस टाइम भित्ति दाब लगता है, स्फीति दाब लगता है। लेकिन जब कोशिका सलत अवस्था में होती है, ढीली अवस्था में होती है, तो कोशिका भित्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दाब नहीं लगता है। तो ये जो भित्ति दाब है टीपी जो है उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पे मान शून्य होने की वजह से जो डीपी है, डीपीडी जो है विसरण दाब जो न्यूनता है वो परासरण दाब के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। सलत अवस्था के अंदर परासरण दाब जो है वो विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। ये बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। पूर्णतः स्फीति अवस्था। पूर्णतः स्फीति अवस्था के अंदर क्या होता है कि जब कोशिका पूरी तरह से क्या हो जाती है? स्फीति हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उस टाइम जो परासरण दाब है और जो भित्ति दाब है उन दोनों के मान क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। परासरण दाब और भित्ति दाब आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, अल्प परासरी विलयन यानी जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो वो जो पानी है वो कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका के अंदर जाने की वजह से कोशिका फूलने लगती है। और जैसे जैसे कोशिका फूलती है वैसे वैसे क्या होता जाता है? पानी के अणु अंदर जा रहे, विलेय के कण जो है उसके अंदर क्या होते जा रहे? कम होते जा रहे। तो विलेय के कण जो है वो कम होते हैं, तो विलेय के कणों की संख्या कम होने के कारण और पानी की मात्रा बढ़ने के कारण परासरण दाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे पानी अंदर जा रहा है भित्ति दाब जो है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो परासरण दाब कम होता जाता है और भित्ति दाब क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब कोशिका पूर्णतः स्फीत हो जाती है, उस कंडीशन में परासरण दाब और भित्ति दाब क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो परासरण दाब में से जब भित्ति दाब को घटाते हैं तो विसरण दाब न्यूनता क्या आ जाती है? शून्य आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो पूर्णतः स्फीति कोशिका के अंदर विसरण दाब न्यूनता कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है? परासरण दाब और भित्ति दाब का मान बराबर हो जाता है। फिर बात करते हैं तीसरी कंडीशन, जीव द्रव्य संकुचन अवस्था में। जब जीव द्रव्य कुंचन होता है यानी कोशिका के अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलता है, कोशिका के अंदर का पानी बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि उस टाइम कोशिका के अंदर जो जल के अणु है वो बाहर निकलने लगते हैं, तो उस टाइम भित्ति दाब जो है वो शून्य नहीं होकर, जब सलत अवस्था होती है, ढीली अवस्था होती है, तो उस टाइम भित्ति दाब क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन जब
जीवद्रव्य कुंचन होता है तो भित्ति दाब जो है वो शून्य न होकर माइनस में आ जाता है। किसमें आ जाता है? माइनस के अंदर आ जाता है। जब कोशिका पूर्णतः स्फीति है तब जो भित्ति दाब है वो अधिकतम होता है। जब कोशिका एकदम ढीली ढाली है तब भित्ति दाब जो है वो शून्य हो जाता है। लेकिन जब जीवद्रव्य संकुचित होता है, कोशिका पूरी तरह से संकुचित हो जाती है, तो उस टाइम भित्ति दाब जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो उस टाइम क्या हो जाता है? डीपीटी का मान, डीपीटी का जो मान है, डीपीटी बराबर क्या होता है? डीपीटी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। तो इस टीपी का मान माइनस में आ जाता है तो ओपी माइनस टीपी का मान माइनस टीपी हो जाता है, माइनस टीपी हो जाता है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ओपी प्लस टीपी हो जाता है। यानी कि इस बार डीपीटी का जो मान है वो ओपी के अंदर क्या जोड़ने पर? टीपी जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि डीपीटी का मान ओपी से ज़्यादा प्राप्त होता है। ओपी से क्या होता है? ज़्यादा प्राप्त होता है, ओपी से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब से अधिक प्राप्त होता है डीपीटी का मान जीवद्रव्य अवस्था के अंदर। यस, तो इस तरह से यहाँ पे डीपीडी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या आता है? डीपीडी के लिए फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, ओपी प्लस टीपी आ जाता है। यानी ओपी से ओपी के अंदर टीपी जोड़ेंगे तब अपने को डीपीडी प्राप्त होगी। यानी डीपीडी का मान ओपी से क्या प्राप्त होता है? ज़्यादा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं जल विभव के बारे में। जल विभव की जो खोज है, जल विभव के बारे में सबसे पहले जो है वो स्टेलियर और टाइलर ने बताया था। टाइलर और स्टेलियर ने इसके बारे में बताया था। साई से इसको दर्शाया जाता है, मात्रक जो होता है वो इसका बार होता है। साई से दर्शाया जाता है और मात्रक क्या होता है? बार होता है, एटीएम होता है। स्टेलियर और टाइलर ने जल विभव के बारे में सबसे पहले बताया था। जल का जो रासायनिक विभव होता है वो शून्य होता है। जल का रासायनिक विभव कितना होता है? शून्य होता है। आपको पता है परासरण दाब जो है वो विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। जैसे जल के अंदर विलेय के अणु मिलाए जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है? परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। परासरण दाब बढ़ता है लेकिन जल विभव क्या होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि जल की मात्रा उसमें कम होती है और विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर परासरण दाब क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जो परासरण दाब है वो जल विभव के कम होने का सूचक होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि परासरण दाब और जल विभव एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। परासरण दाब बढ़ेगा तो जल विभव घटेगा और जल विभव बढ़ेगा तो परासरण दाब जो है वो घटेगा। परासरण दाब का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है। परासरण दाब क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन परासरण विभव जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो दाब जो है वो धनात्मक होता है और विभव जो है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। परासरण दाब अगर कम होता है तो जल विभव क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि परासरण दाब जो है वो विलेय के अणुओं की संख्या से पर निर्भर करता है। विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अब पादपों के अंदर जो जल का अवशोषण है वो मूल रोम क्षेत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मूल रोम क्षेत्रों के द्वारा होता है। तो जल के अवशोषण की जो क्रियाविधि है, पादपों के द्वारा जल के अवशोषण की जो क्रियाविधि है वो क्रेमर ने बताई थी। किसने बताई थी? क्रेमर ने। दो प्रकार की उन्होंने कहा था, दो प्रकार का उन्होंने बताया था। पहला बताया था निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा बताया था सक्रिय जल अवशोषण। जल पौधों के अंदर जल का अवशोषण दो तरीकों से होता है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय जल अवशोषण ज्यादातर मात्रा में पौधों के अंदर जो जल का अवशोषण है, पौधों के अंदर जल का अवशोषण किस माध्यम से सर्वाधिक होता है? निष्क्रिय माध्यम में। इस कंडीशन में जड़ों की भागीदारी जो है वो क्या होती है? शून्य होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ों की भागीदारी क्या होती है? शून्य होती है। जड़ें किसी भी प्रकार से योगदान नहीं देती है निष्क्रिय जल अवशोषण में। निष्क्रिय जल अवशोषण में जो अवशोषण कारक होते हैं वो पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं? पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। जड़ें जो होती है वो निष्क्रिय अवस्था में होती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का अवशोषण में, जल के अवशोषण में हेल्प करता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कैसे? कि पत्तियों की शिराओं पर जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब पत्तियों की शिराओं में क्या हो जाती है? जल की कमी हो जाती है तो एक तनाव उत्पन्न होता है। उन शिराओं के अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसकी वजह से तने से होते हुए जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। जड़ें जो है वो मूल रोमों के द्वारा क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं। लेकिन ये काम उनसे कौन करवाता है? पत्तियों की शिराओं में जल की कमी के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव उनसे काम करवाता है। तो मृदा से पानी जो है वो जड़ों के अंदर प्रवेश करता है। जड़ों के अंदर द्वितीयक जाइलम होता है तो उसका जो रास्ता है, पानी जो है सबसे पहले मृदा के अंदर होगा, फिर मूल रोमों की कोशिका भित्ति के अंदर आएगा, उसके बाद में कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, जड़ की कॉर्टेक्स में, जड़ की एपिडर्मिस के अंदर, फिर परिरंभ के अंदर, फिर प्रोटोजाइलम और फिर लास्ट में कहाँ जाएगा? मेटाजाइलम के अंदर जाएगा। द्वितीयक जाइलम के अंदर पानी प्रवेश करेगा और फिर वो जो है ऊपर की ओर गति करेगा। तो निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर पादप के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप के किसी भी भाग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। स्पेशली जड़ों का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। जो जल है वो कहाँ से कहाँ जाता है? मृदा से मूल रोमों के अंदर, मूल रोम से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस, परिरंभ, प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण जो होता है वो 2 से 4% जल, पौधे के अंदर 2 से 4% जल का अवशोषण है वो सक्रिय रूप में होता है। जल अवशोषण के कारक जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? जड़ के अंदर। निष्क्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के जो कारक थे वो कहाँ उपस्थित होते थे? पत्तियों के अंदर। लेकिन सक्रिय जल अवशोषण के जो कारक है वो जड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं। मूल रोमों के द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पादपों के अंदर जल का जो मार्ग है वो 3 परिपथ होते हैं। पादपों के अंदर जल के मार्ग के 3 परिपथ होते हैं। पहला होता है एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। ये जो होते हैं उनके अंदर जल अवशोषण के प्रमुख पथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपोप्लास्ट के बारे में। एपोप्लास्ट के बारे में, एपोप्लास्ट को अपलवक पथ भी कहा जाता है। इसमें जल का अधिकतम प्रवाह होता है। जल का अधिकतम प्रवाह किस पथ के माध्यम से? एपोप्लास्ट पथ के माध्यम से, विसरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। इसमें ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है। जल का जो प्रवाह है वो निर्जीव कोशिका भित्ति तथा अंतरकोशिकीय अवकाशों के बीच में होता है। एपोप्लास्टिक जो पथ है उसमें जल का जो प्रवाह होता है वो अधिकतम होता है निर्जीव कोशिका भित्ति और अंतरकोशिकीय अवकाशों के बीच में, अंतरकोशिकीय अवकाशों के बीच में जो जगह होती है उनके माध्यम से जल का जो है वो विसरण विधि के द्वारा प्रवाह होता है और अनियमित होता है। ये कैसा होता है? अनियंत्रित होता है, विसरण के द्वारा होता है। जल का अधिकतम प्रवाह होता है, जो शेल है वो कोशिका जो है वो ढीली हो जाती है। जल का अधिकतम प्रवाह होता है इस माध्यम से। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो पथ होता है इसमें जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एपोप्लास्ट के अंदर जल का प्रवाह जो होता था वो कोशिका भित्ति और अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता था, जबकि इसमें जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा परासरण विधि के द्वारा होता था। उसमें एपोप्लास्ट के अंदर विसरण विधि के द्वारा होता था, सिम्प्लास्ट के अंदर परासरण विधि के द्वारा जल का अवशोषण होता है। एपोप्लास्ट के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी, जबकि सिम्प्लास्ट के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। सिम्प्लास्ट जो है वो अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। लेकिन जल का अधिकतम प्रवाह जो है वो कौन से के अंदर होता है? एपोप्लास्ट के अंदर होता है। जल का जो अधिकतम प्रवाह है वो एपोप्लास्ट पथ से होता है। वलकुट की जो कोशिकाएं हैं वो इसमें क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। वलकुट की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं एपोप्लास्टिक पथ के अंदर। फिर बात करते हैं सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। ये 3 रास्ते हैं जिसमें सिम्पोर्ट में दोनों ही अणु जो है वो एक ही दिशा में गति करते हैं। दोनों ही अणु क्या करते हैं? एक ही दिशा में गति करते हैं, तो उसको सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट में दोनों अणु जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। एंटीपोर्ट में दोनों अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तथा यूनिपोर्ट तीसरे टाइप अणु, इसमें जो दोनों अणु होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर जीविका को आर पार करते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसमें एक अणु जो है वो दूसरे अणु पर निर्भर नहीं करता है। तो यूनिपोर्ट के अंदर एक अकेला अणु स्वतंत्र रूप से अपना क्या करता है? प्रवाह करवाता है,
अपना मार्ग चुनता है। एंटीपोड के अंदर दोनों अणु जो है वो एक दूसरे के विपरीत, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत गति करते हैं। तथा सेम पोड के अंदर जो है वो दोनों अणु जो है एक ही दिशा में गति करते हैं। फिर बात करते हैं रसारोहण के बारे में। रसारोहण बालसम पादप के अंदर इसके प्रयोग किए थे। बालसम पादप के अंदर मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जल का पादप के शीर्ष तक परिवहन होना, मूल रोमों के द्वारा जो जल अवशोषित होता है उसका पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, रसारोहण। केवल और केवल किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा क्या होता है, रसारोहण की घटना होती है। रसारोहण में केवल कौन भाग लेता है, जाइलम। जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो है उनके माध्यम से रसारोहण होता है। रसारोहण के अंदर केवल और केवल जाइलम भाग लेता है। रसारोहण के प्रमुख सिद्धांत जो है उसमें पहला है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत, इसमें रसारोहण के लिए आवश्यक जो बल है वो पादप की जीवित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ये कौन सा सिद्धांत, ये जैव बल सिद्धांत के अंदर ये बात बोली गई थी कि रसारोहण के लिए जो आवश्यक बल होते हैं वो पादप की जीवित कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरा रिले पंप सिद्धांत, गोडलेवस्की ने दिया था। रिले पंप सिद्धांत किसने दिया था, गोडलेवस्की ने दिया था। रसारोहण जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा तथा मेड्यूली किरणों, जो मज्जा किरणें होती हैं उनकी जीवित कोशिकाओं के अंदर क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। रिले पंप सिद्धांत गोडलेवस्की ने दिया था। उन्होंने बात कहा था कि जो रसारोहण की जो घटना है वो जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं और जो मज्जा किरणें होती हैं उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से रसारोहण की घटना होती है। रिले पंप सिद्धांत के अंदर ये बात बताई गई थी। फिर स्पंदन का सिद्धांत आया था, ये जेसी बोस ने दिया था। जेसी बोस ने स्पंदन का सिद्धांत दिया था। स्पंदन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉर्टेक्स की जो आंतरिक सतह है उसकी कोशिकाओं तथा एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्रमिक स्पंदन से क्या होती है, रसारोहण की घटना होती है। कॉर्टेक्स की आंतरिक सतह तथा एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर क्रमिक स्पंदन से क्या होती है, रसारोहण की घटना होती है। तो स्पंदन का सिद्धांत जेसी बोस ने दिया था। किसने दिया था, जेसी बोस ने। फिर स्ट्रॉसबर्गर ने कहा था कि जो रसारोहण है उसके लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक होना चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए। फिर मूलदाब का सिद्धांत आया था प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले ने। उन्होंने किसी भी जिम्नोस्पर्म पादप, उन्होंने बताया था कि किसी भी जिम्नोस्पर्म वाले पादप के अंदर मूलदाब नहीं होता है। मूलदाब का सिद्धांत किसने दिया था, प्रिस्टले ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जिम्नोस्पर्म के अंदर मूलदाब नहीं पाया जाता है। कौन से पौधों में मूलदाब नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। फिर भौतिक बल का दाब का सिद्धांत, इसमें रसारोहण केवल भौतिक बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। ये भौतिक बल दाब सिद्धांत के अंदर ये बात कही गई थी कि केवल भौतिक बलों के द्वारा होता है, जीवित कोशिकाएं इसके अंदर भाग नहीं लेती हैं। फिर केशिकीय दाब सिद्धांत बोहम ने दिया था। फिर आता है वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत। ये डिक्सन और जोली ने, सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ये वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत। डिक्सन और जोली ने सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, डिक्सन और जोली ने दिया था। इसमें बताया था कि ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है रसारोहण के अंदर, ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। रसारोहण जो है वो निष्क्रिय परिवहन के माध्यम से संपन्न होता है, जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। और वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो रसारोहण से संबंधित होती है। वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो किससे संबंधित होती है, रसारोहण से संबंधित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसमें याद रखनी है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल या सहसंजन तनाव सिद्धांत डिक्सन और जोली ने दिया था। ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा रसारोहण की घटना होती है, जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं तथा वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो रसारोहण से संबंधित होती है। तो रसारोहण से संबंधित कुछ सिद्धांत रिले पंप सिद्धांत गोडलेवस्की ने दिया था। किसने दिया था, गोडलेवस्की ने दिया था। रिले पंप सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत जो है वो जेसी बोस ने दिया था। मूलदाब सिद्धांत जो है वो प्रिस्टले ने दिया था। केशिकीय दाब सिद्धांत जो है वो बोहम ने दिया था। और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल या सहसंजन तनाव जो सिद्धांत है वो डिक्सन और जोली ने दिया था। तो अब उसके बाद बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन पौधे की वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना या हानि होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों की बात करें तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, रंध्रों के माध्यम से वाष्प की हानि होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन है वो किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है। इसको फोलियर वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। उपत्वचीय के अंदर क्यूटिकल्स के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। लगभग 3 से 20% जो भाग है, 3 से लेकर 20% जो है वाष्पोत्सर्जन या 10 से 20% जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्यूटिकल्स के द्वारा, क्यूटिकल का जो पादप होते हैं उनमें एपिडर्मिस पर उपस्थित एक परत होती है, उस परत के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। और तीसरा होता है वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, वो 0.1% प्लांट के अंदर वात रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से, उससे कम उपत्वचा के माध्यम में और सबसे कम जो है वात रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पहला बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती की जो ऊपरी या निचली सतह है, जो अधिचर्म है, उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। और दोनों अधिचर्मों के मध्य रंध्र उपस्थित होते हैं। दोनों अधिचर्मों के मध्य द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो है वो खंभ उत्तक और स्पंजिक मृदुतक, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। खंभ उत्तक अध्यक्ष सतह पर खंभ मृदुतक और दूसरी स्पंजिक मृदुतक पाई जाती हैं। इसके अंदर पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह की जो अधिचर्म होती है उन दोनों अधिचर्मों के बीच में मेसोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेसोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं द्विबीजपत्री पादप के अंदर। वो मेसोफिल कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, खंभ उत्तक और स्पंजिक मृदुतक कोशिकाएं। खंभ उत्तक और स्पंजिक मृदुतक कोशिकाएं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में, यहाँ से सवाल आता है। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 प्रकार से बांटा गया है, अधोरंध्री, अधिरंध्री और उभयरंध्री। अधिरंध्री और उभयरंध्री। अधोरंध्री में क्या होता है, रंध्र जो है वो केवल निचली सतह, पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि सेब और संतरा के अंदर। सेब और संतरा के अंदर इस प्रकार की पत्तियों को सेब प्रकार की पत्तियां या सहतूत प्रकार की पत्तियां कहा जाता है। एप्पल टाइप की पत्तियां कहा जाता है। सेब या सहतूत प्रकार की पत्तियां इनको कहा जाता है। तो जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के अंदर रंध्र जो है वो निचली सतह पर अधिक मात्रा में होता है। तो वे जो पत्तियां होती हैं वो अधोरंध्री पत्तियां होती हैं द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। दूसरा होता है अधिरंध्री, जिसमें रंध्र जो है वो कहाँ होते हैं, ऊपरी सतह पर अधिक होते हैं। ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर लिली, जो प्लावी पादप होते हैं पानी के अंदर, वाटर लिली, उसके अंदर अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। पत्ती की जो निचली सतह है वो तो पानी के अंदर रहती है, लेकिन जो ऊपरी सतह होती है वो बाहर की तरफ रहती है। वहां पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों को कुमुदिनी पत्तियां या वाटर लिली प्रकार की पत्तियां कहा जाता है। तीसरी होती है उभयरंध्री। उभयरंध्री में दोनों सतह पर रंध्र जो है वो बराबर मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दोनों सतह पर रंध्र जो है वो बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे मक्का और जई के अंदर। मक्का और जई के अंदर दोनों सतह पर बराबर मात्रा में क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। ये एक बीजपत्री पौधे। कौन से पौधे, एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की ऊपरी और निचली दोनों सतह पर क्या होते हैं, बराबर मात्रा में रंध्र होते हैं। और इस प्रकार की पत्तियों को जई प्रकार की पत्तियां कहा जाता है। तो सेब या सहतूत प्रकार की पत्तियां द्विबीजपत्री पत्तियां, जिसमें ऊपरी सतह पर रंध्र अधिक न होकर निचली सतह पर रंध्र क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अधिरंध्र में क्या होते हैं, रंध्र ऊपरी सतह पर अधिक होते हैं, वाटर लिली या कुमुदिनी प्रकार की पत्तियां। और उभयरंध्री में दोनों साइड रंध्र क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मक्का या जई प्रकार की पत्तियां एक बीजपत्री पौधों के अंदर उभयरंध्री प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं।
तो जो उभयरंध्री जो पत्तियां हैं जिसमें दोनों सतह पर बराबर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उनके अंदर उन पत्तियों को भी आगे दो प्रकार से बांटा गया है, समान रंध्री और असमान रंध्री, समान रंध्री और असमान रंध्री। यानी कि निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं और ऊपरी सतह पर एक तो होता है कि द्विबीजपत्री पादपों में केवल निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं होते। दूसरे होते हैं वाटर लिली टाइप में, केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्र नहीं होते। तीसरा है उभयरंध्री जिसमें ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं। अगर निचली सतह पर रंध्र ज्यादा मात्रा में है तो उसको, और ऊपर कम है तो उसको असमान रंध्री बोलते हैं। असमान रंध्री उसको आलू प्रकार की पत्तियां कहा जाता है। आलू के पौधे के अंदर, टमाटर के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर, इनके अंदर क्या होता है कि जो रंध्र है वो निचली सतह पर अधिक होते हैं तथा ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, कम होते हैं, तो असमान रंध्री होती है। तीसरी होती है समान रंध्री। समान रंध्री में क्या होता है कि दोनों सतह पर रंध्र पाए जाएंगे और समान मात्रा में पाए जाएंगे। तो जैसे कि जेई है, मक्का है, घास है, इनके अंदर क्या होता है, रंध्र ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उभयरंध्री के दो प्रकार है, समान प्रकार, समान रंध्र और असमान रंध्र। समान रंध्र में जेई प्रकार का होगा और असमान रंध्र में आलू प्रकार की पत्तियां, यानी निचली सतह पर ज्यादा रंध्र, ऊपरी सतह पर रंध्र जो है वो कम होते हैं। तो रंध्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वृक्कार कोशिका द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं, वो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर शेम के आकार की होती हैं तथा एक बीजपत्री पादपों के अंदर डमरू के आकार की होती हैं। रंध्र के अंदर दो प्रकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। जो द्विबीजपत्री पादप है उनके अंदर द्वार कोशिका शेम के आकार की होती है तथा एक बीजपत्री पादपों के अंदर डमरू के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब रंध्रों की गति की क्रियाविधि, रंध्रों का खुलना और जो बंद होना है वो रक्षक कोशिका जो द्वार कोशिका है उनकी स्फीति परिवर्तन के कारण होता है। रंध्र या द्वार कोशिकाओं के अंदर जो दाब है, स्फीति दाब है, उसमें परिवर्तन के कारण रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्रों के खुलने या बंद होने से संबंधित कुछ मत हैं या कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरिया दी गई है, जिसमें पहला सिद्धांत है मंड-सकरा सिद्धांत। मंड-सकरा सिद्धांत जेडी शायरे के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि दिन के प्रकाश में द्वार कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके अंदर कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से जो पीएच है वो बढ़ जाती है, क्षारीय हो जाती है। प्रत्येक द्वार कोशिका उनके अंदर क्षारीय माध्यम तैयार होता है, पीएच का मान बढ़ जाता है, CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है दिन के समय में, जिसकी वजह से फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वो क्या करता है, मंड को ग्लूकोज और फास्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है फास्फोराइलेज एंजाइम क्षारीय माध्यम के अंदर। तो जिसकी वजह से विषण दाब न्यूनता बढ़ती है और विषण दाब न्यूनता बढ़ने की वजह से जो स्फीति दाब है वो बढ़ जाता है और स्फीति दाब बढ़ने की वजह से रंध्र जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, स्फीति हो जाती है, कोशिका रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। रात्रि के टाइम पे वापस क्या होता है, रात्रि के टाइम पे द्वार कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मध्यम अम्लीय हो जाता है। ग्लूकोज 6 जो ग्लूकोज 1 फास्फेट था वो वापस से मंड के अंदर बदल जाता है, जिसकी वजह से द्वार कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाती है, सलत हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन में रंध्र खुलते हैं क्योंकि क्षारीय माध्यम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से पीएच का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक धातु है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से क्षारीय माध्यम तैयार होगा और वो जो मंड था उसके अंदर द्वार कोशिकाओं के अंदर वो मंड जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल रहा था। ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलने की वजह से विषण दाब बढ़ रहा था और विषण दाब न्यूनता बढ़ने की वजह से इस कोशिका स्फीति होती थी और रंध्र खुल जाते थे। फिर अंधेरे में रात्रि में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वापस से बढ़ने लगती है, पीएच कम होने लगती है, अम्लीय माध्यम तैयार होने लगता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो वापस से मंड में बदल जाता है और द्वार कोशिका ढीली हो जाती है और रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्रों का खुलना और बंद होना का ये जो सिद्धांत था जिसे मंड-सकरा सिद्धांत बोलते हैं, ये जेडी सायरे के द्वारा दिया गया था, जेडी सायरे के द्वारा दिया गया था। दूसरी स्टीवर्ट परिकल्पना, स्टीवर्ट ने दी थी। तीसरी पोटेशियम आयन सिद्धांत, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है। इमामुरा और फ्यूजिनो ने पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत दिया था। इमामुरा और फ्यूजिनो ने उन्होंने बताया था कि दिन के प्रकाश में द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, मैलिक अम्ल बनता है और ये मैलिक अम्ल जो है वो वियोजित होता है मैलेट और H+ आयन के अंदर, मैलेट और H+ आयन के अंदर वियोजित हो जाता है। दिन में प्रकाश के अंदर द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित मैलिक अम्ल वियोजित होकर मैलेट और H+ आयन प्रोटॉन बनाता है, H+ आयन बनाता है और ये मैलेट आयन के ऊपर ऋण आयन होता है, मैलेट के ऊपर माइनस होगा और H+ आयन होगा। तो ये जो मैलेट आयन है वो पोटेशियम के पास जाकर द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश, पोटेशियम के पास की कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, गार्ड सेल तथा H+ आयन जो है वो बाहर की ओर गति करता है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जो H+ आयन बनता है वो H+ आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर आता है तथा बाहर की तरफ जो पोटेशियम आयन है वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है और पोटेशियम प्लस जो है वो मैलेट माइनस के साथ क्रिया करता है और पोटेशियम मैलेट बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से विषण दाब न्यूनता बढ़ जाती है, कोशिकाएं जल जो है वो द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और जो सेल है वो स्फीति हो जाती है और अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डीपीटी का मान बढ़ता है, डीपीटी के मान के बढ़ने की वजह से कोशिका स्फीति हो जाती है, क्या हो जाती है, स्फीति हो जाती है और अंदर खुल जाते हैं। वापस एक बार देख लेना, सबसे पहले क्या होता है, दिन के समय में द्वार कोशिकाओं के अंदर मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड क्या करता है, पोटेशियम मैलेट और H+ आयन में बदल जाता है। वो जो H+ आयन जो द्वार कोशिकाओं के अंदर बनता है वो बाहर निकलता है और पोटेशियम आयन बाहर से कहाँ जाता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिसकी वजह से डीपीटी बढ़ती है, विषण दाब न्यूनता बढ़ती है, रंध्र जो है वो द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जल प्रवेश करता है और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं कोशिका स्फीति होने की वजह से। फिर रात्रि में वापस इसका उल्टा होता है, दिन के में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, ये मैलिक अम्ल जो है वियोजित होकर मैलेट और H+ आयन में बदल जाता है। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं के पास में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पोटेशियम आयन जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स के अंदर द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है तथा पोटेशियम आयन जो है वो द्वार कोशिकाओं से बाहर की तरफ निकलता है और पोटेशियम प्लस और मैलेट आपस में मिलकर पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं, पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, डीपीटी का मान बढ़ जाता है और डीपीटी का मान बढ़ने की वजह से रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में क्या होता है, रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मैलिक अम्ल जो है उसका स्टार्च के अंदर वो मैलिक अम्ल जो है वो स्टार्च के अंदर बदल जाता है। परासरण जो दाब है उसके अंदर परासरण सांद्रता कम होने लगती है और जो द्वार कोशिकाएं हैं वो सलत हो जाती हैं और ढीली हो जाती है और अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मैलिक अम्ल स्टार्च के अंदर बदलता है, परासरण सांद्रता में कमी आती है और द्वार कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। फिर बात करते हैं बिंदु स्राव के बारे में, गेटेशन। बर्गस्टीन या बर्गस्टॉक ने इसकी खोज की थी। बर्गस्टीन ने, बिंदु स्राव का मुख्य कारण है मूलदाब। मुख्य कारण क्या है, मूलदाब। बिंदु स्राव का मुख्य कारण मूलदाब होता है। तो बिंदु स्राव जो है वो जल रंध्रों के माध्यम से होता है। कौन से रंध्रों के माध्यम से, जल रंध्रों के माध्यम से होता है। पत्तियों के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्रावित होना, पत्तियों के किनारों से जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल का स्राव होना, ये जल रंध्रों के माध्यम से बिंदु स्राव होता है मूलदाब के कारण। इसके कारण मूलदाब के कारण बिंदु स्राव से निकलने वाला जो द्रव है वो शुद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। मूल बिंदु स्राव के रूप में निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता है, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं। फिर है फ्लोएम स्थानांतरण, दाब प्रवाह परिकल्पना। शर्करा का जो परिवहन है फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के में जो शर्करा का जो स्थानांतरण है वो द्विदिशीय होता है, दो दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे की तरफ। जीव द्रव्य कुंचित अवस्था के अंदर जो डीपीडी है, डीपीडी का मान जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, बराबर नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है जीव द्रव्य कुंचित अवस्था के अंदर। थैंक यू।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं। इसी में से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों को आप बार बार रिपीट करते रहें। ऐसे ही और सारे वीडियो अपने चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।